Hello all my dear students, a very good morning and welcome back to the class again। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शंस की अपनी सेकंड क्लास अटेंड करेंगे। लास्ट क्लास में जो न्यूमेरिकल सेक्शन था हमारा, उसमें मैंने आपको आपके सॉल्यूशन चैप्टर जो क्लास 12th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसके 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। साथ ही उसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, गुड बेटर बेस्ट करके मैंने आपको उनकी मार्किंग भी करवा दी थी। और आज हम लोग अपना डिस्कशन उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास के बारे में अगर मैं बताऊं ना, तो न्यूमेरिकल सेक्शन जो हमने पिछला किया था उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी आज की क्लास है। बिकॉज आज की क्लास में मैं आपको ऐसे ऐसे अच्छे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर नहीं होंगे ना, आप इन क्वेश्चंस को हिला तक नहीं सकते हो। बात आ गई समझ में आपको? तो एकदम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अपने हाथ में लेकर तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं हम लोग हमारी आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन जो है हमारी आज की आप क्लास का, पढ़ता हूँ मैं उसको। क्वेश्चन सुनिएगा आप सभी ध्यान से, देख भी सकते हैं आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वाई डू गैसेज ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल? वाई डू गैसेज ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड्स एज द टेम्परेचर इज रेज्ड? क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो गैसेस की लिक्विड्स में सॉल्युबिलिटी हमेशा घट क्यों जाती है? बात आई आपको समझ में? अब देखिए, ये क्वेश्चन भी एकदम फाड़ू कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ से ये क्वेश्चन रिलेट होगा। क्यों? क्योंकि हेनरीज लॉ ही इकलौता लॉ है सॉल्यूशन चैप्टर में जो हमें गैसेस की सॉल्युबिलिटी के बारे में प्रेडिक्शन करने में हेल्प करता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करना कैसे है, कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो हमसे कह रहा है ना कि बताइए क्यों जब हम टेम्परेचर रेज करते हैं तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड्स में डिक्रीज हो जाती है। तो अगर आप गौर फरमाएं हेनरीज लॉ के ऊपर, तो हेनरीज लॉ पढ़ाते समय मैंने आपको यहाँ पर एक पॉइंट बताया था, और वो पॉइंट ये था कि जब भी हम किसी गैस को डिसॉल्व करते हैं किसी लिक्विड के अंदर, किसी गैस को डिसॉल्व करते हैं किसी लिक्विड के अंदर, तो ये जो प्रोसेस होती है ना, ये हमेशा कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है। लिक्विड्स के अंदर गैसेस को डिसॉल्व करने की प्रोसेस कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। और मैंने आपको बोला था, आप ये बात एकदम याद भी रखिएगा, एक्सोथर्मिक होने का मतलब क्या है कि यहाँ से हीट रिलीज होती है, इस प्रोसेस के दौरान हीट रिलीज होती है। अब देखिए, अगर यहाँ से हीट रिलीज हो गई तो हम जरा यहाँ देख लेते हैं, हमारी सॉल्यूट है इस बार गैस और सॉल्वेंट है हमारा कोई लिक्विड। समझ में आ रही बात? और जब आप फाइनली दोनों को यहाँ से मिक्स कर देंगे तो बन जाएगा आपका सॉल्यूशन। कोई बात इसमें डाउट वाली कोई बात नहीं यहाँ पर। जब देखिए हम गैसेस की सॉल्युबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो एट एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब यहाँ पर सॉल्यूशन और सॉल्यूट यानी गैस के बीच में इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। बात आई आपको समझ में? अब ये प्रोसेस कैसी है? एक्सोथर्मिक, मतलब यहाँ पर हीट जो है वो रिलीज हो रही है, हीट इस प्रोसेस में निकल रही है बाहर। अब यहाँ से इक्विलिब्रियम आ गया तो मैं ली चैटलियर प्रिंसिपल जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था उसे यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। अब देखिए, इस साइड हीट रिलीज हो रही है और अगर मैंने हीट को बढ़ा दिया तो क्या ये फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा? मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनने की प्रोसेस को फेवर करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो हीट रिलीज हो रही है, जबकि मैं हीट को बढ़ाते जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा, टेम्परेचर के इंक्रीज करते ही यहाँ पर ये रिएक्शन फेवर करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन को। मींस रिएक्शन सॉल्यूशन साइड से किधर शिफ्ट हो जाएगी? सॉल्यूट साइड में, और गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, गैस का घुलना सॉल्यूशन के अंदर बंद हो जाएगा, यानी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, हम कह सकते हैं। बात आई समझ में? तो अब यहाँ से ना आप चाहे तो एक कंक्लूजन डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं कि जब भी कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर मतलब हीट उसमें से रिलीज हो रही है और आप उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, मतलब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब जब आप प्रोसेस के खिलाफ जाएंगे तो तब आपकी जो है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। जब जब आप सॉल्यूशन के फेवर में काम नहीं करेंगे, आपकी सॉल्युबिलिटी यहाँ पर डिक्रीज करेगी।
कहने का मतलब है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा दिया, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि भाई वो तो हीट निकाल रहा है अपने अंदर से, आप और देते जा रहे हो। लेकिन अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है, तब आप टेम्परेचर इंक्रीज कराएं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, बिकॉज अब आप सॉल्यूशन के फेवर में काम कर रहे हैं। बात आई समझ में? तो इस तरह से ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या था? कॉन्सेप्ट ये था कि आपको याद रखना ये होगा कि गैस को लिक्विड में घोलने की प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है। ये है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ही आपको बनाएगा एक्सीलेंट, इसलिए कॉन्सेप्ट पर हमेशा पूरी कमांड आपको करके रखनी होगी। बात आई समझ में? चलिए इस बढ़िया क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन नंबर 12 अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टेट हेनरीज लॉ एंड मेंशन सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमसे कह रहा है कि आप हेनरीज लॉ को मेंशन करिए कि हेनरीज लॉ क्या होता है, और साथ ही साथ में उसके कुछ एप्लीकेशंस भी बताइए। तो ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पिछले लेक्चर्स के ऊपर बेस्ड है, जिससे आप खुद आसानी से बड़े आराम से डील कर सकते हैं। हेनरीज लॉ क्या कहता है? हेनरीज लॉ रिलेट करता है किसी गैस की सॉल्युबिलिटी को उसके प्रेशर से, कि प्रेशर क्या होगा गैस का, तो गैस की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। फॉर्मूला क्या होता था इसके लिए? P = KH इंटू में x यहाँ पर क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस यानी जीटा। ये हो गया हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है कि गैस की सॉल्युबिलिटी यानी कि कितना गैस घुल जाएगी सॉल्यूशन में, ये बात डिपेंड करती है उस गैस के पार्शियल प्रेशर के ऊपर। मींस पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इतना आप यहाँ से आइडिया दे देंगे। एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस मैंने आपको बताया था सॉल्युबिलिटी वाले लेक्चर में अपने कि हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन क्या है। कार्बोनेटेड वाटर वगैरह वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाते समय जो मैंने आपको कोका कोला के अंदर CO2 डिसॉल्व करने वाला रीज़न बताया था कि हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर भरी जाती है, वो रीज़न आप यहाँ पर लिख सकते हैं एप्लीकेशंस में। इसके अलावा मैंने आपको डाइवर्स वाला भी एग्जांपल देके बताया था कि डाइवर्स जब भी सी डाइविंग करने जाते हैं नीचे, तो उनके टैंक्स में कुछ अमाउंट में हीलियम भी मिला दी जाती है, जो कि सॉल्युबिलिटी को कंट्रोल करती है गैसेस की। बात आई समझ में? उसके अलावा एक एडिशनल एप्लीकेशन आप यहाँ पर और लिख सकते हैं कि जब भी आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर फ्रीक्वेंटली और पूछा जाता है, कभी कभी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। क्वेश्चन आपसे ये किया जाता है ना कि बताइए कि क्यों एक्वाटिक एनिमल्स वार्म वाटर में रहने के बजाय कोल्ड वाटर में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। मतलब पानी में रहने वाले जीव जंतु जो हैं वो गर्म पानी में रहने के बजाय ठंडे पानी में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फील क्यों करते हैं? तो इसका रीज़न क्या है? एक्वाटिक एनिमल्स सांस किसकी हेल्प से लेते हैं? पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन की हेल्प से। लेकिन देखिए अगर वाटर वार्म है मीन्स उसका टेम्परेचर कैसा है? ज़्यादा है, तो उसमें O2 की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। बिकॉज अभी आपने इसके पिछले क्वेश्चन में देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी गैस की डिक्रीज करती है। मीन्स वार्म वाटर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी अमाउंट कम है, जबकि जहाँ पर कोल्ड वाटर की अगर हम बात करें, कोल्ड वाटर में जहाँ की टेम्परेचर कैसा है? कम है, टेम्परेचर लो है, वहाँ पर O2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू वार्म वाटर। और जितना सुविधा होगी एनिमल्स को सांस लेने में, उतना ही वो अपने आप को ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। इसी वजह से एक्वाटिक एनिमल्स वार्म वाटर में रहने के बजाय कोल्ड वाटर में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। बात आई समझ में? तो ये भी एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को रिप्लेस करके आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर, तो मैंने ये भी आपको बता दिया। पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन से ये भी हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन का ही एक एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन भी। तो इस तरह से एक और बढ़िया सा क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड था जो कि हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बेस्ड है हेनरीज लॉ के ऊपर ही, लेकिन यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात का ध्यान रखना होगा जो आपने शायद हेनरीज लॉ को पढ़ते समय ध्यान नहीं दिया होगा, तो मैं आपको उसे भी यहाँ पर बता दूंगा। क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है द पार्शियल प्रेशर ऑफ एथेन ओवर अ सॉल्यूशन containing 6.56 or into 10 to the power minus 3 ग्राम of ethane is 1 bar। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक सॉल्यूशन जिसमें एथेन का अमाउंट है 6.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम,
उसका पार्शियल प्रेशर है 1 बार, मतलब उसमें जो एथेन गैस डिसॉल्व है वो लिक्विड की सरफेस पे 1 बार का प्रेशर डाल रही है। आगे हमसे कह रहा है इफ़ द सॉल्यूशन कंटेन्स 5 × 10⁻² grams of ethane then what shall be the partial pressure of the gas। अब हमसे कह रहा है अगर मैं इथेन का अमाउंट बदल के 5 × 10⁻² ग्राम कर दूं सॉल्यूशन के अंदर, तब बताइए कि कितना पार्शियल प्रेशर डालेगी इथेन उस सॉल्यूशन के ऊपर। बात आई आपको समझ में। यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन, पहले सबसे तो हमें इसमें ये समझना पड़ेगा अच्छा क्वेश्चन क्यों है, कि हमें इसमें इसे सॉल्व किस तरीके से करना है। सॉल्व किस तरीके से करने का मतलब फॉर्मूला वगैरह कौन सा हमें यहाँ पर रिलेट करना है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। अब इस चीज़ को हम समझेंगे कैसे, तो आप ना गिवन इन्फॉर्मेशन देखें। क्वेश्चन में आपको इथेन का अमाउंट उसने दे रखा है सबसे पहले, और क्या दे रखा है, प्रेशर दे रखा है। अब ये दो चीज़ें ही काफ़ी हैं ये समझने के लिए कि हमें यहाँ पर फॉर्मूला वगैरह कौन सा यूज़ करना है। अमाउंट और प्रेशर ये दोनों किस कॉन्सेप्ट से रिलेट होते हैं, हेनरीज लॉ से। क्योंकि यहाँ पर गैस की बात कर दिया है तो हम यहाँ पर सिंपली हेनरीज लॉ को ही अप्लाई करेंगे। हमें इथेन गैस की बात कर रहा है ना यहाँ पर, इथेन गैस। अब देखिए उसने ना आपको 2 केसेस प्रोवाइड कर रखे हैं, एक केस और यहाँ पर दूसरा सेकंड केस। फर्स्ट केस में वो आपसे क्या कर रहा है कि वेट जो है इथेन का पहले वाले सॉल्यूशन में वो हमें कितना प्रोवाइड कर रखा है। फर्स्ट सॉल्यूशन में इथेन का वेट है 6.56 × 10⁻³ ग्राम के बराबर, और सेकंड वाले सॉल्यूशन में इथेन का वेट हमें कितना दे रहा है। मींस इसी में ना जब हम चेंज कर दें वेट को तो बाद में वेट मेरा कितना हो जा रहा है बदल के 5 × 10⁻² ग्राम के बराबर। ठीक है, इस केस में आपसे कह रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर है इथेन गैस का, यहाँ पर हम PI मतलब इनिशियल ले लेते हैं पहले, वो कितना है 1 बार, इनिशियल मतलब पहले। और आपसे कह रहा है कि फाइनली जब मैंने अमाउंट बदल कर इतना कर दिया तो आप इथेन का वेपर प्रेशर, या आप सॉरी वेपर प्रेशर नहीं, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर कितना है इथेन गैस का वो कैलकुलेट करके बताइए। तो सिंपली अब यहाँ पे आप देखिए वेट है, प्रेशर है, हेनरीज लॉ अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। चलिए कैसे करेंगे, तो देखिए हेनरीज लॉ होता है सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू KH यानी हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू में पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, गैस का पार्शियल प्रेशर। अब देखिए आप बोलेंगे ये तो बड़ा नया फॉर्मूला लग रहा है, हमने तो फॉर्मूला ये वाला देखा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज इक्वल्स टू में KH इनटू में पार्शियल प्रेशर गैस का। तो देखिए ये फॉर्मूला है तो वही वाला, यही वाला, बस थोड़ा सा ना डिफरेंट तरीके से लिखा गया है। यहाँ पर हम लोग गैस की सॉल्युबिलिटी जो जज कर रहे हैं वो किसके बेसिस पर जज कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। सॉल्युबिलिटी आखिर में है क्या, अमाउंट ही है, तो हम उसे मोल फ्रैक्शन में ना लेकर वेट के फॉर्म में भी जज कर सकते हैं। यही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप सिंपली कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई मुझे तो केवल इथेन का वेट दे रखा है, ना कोई सॉल्वेंट डिफाइन किया, ना उसका वेट कुछ भी, तो मैं कैसे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की आपको नीड ही नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप सिंपली यहाँ पर इथेन का वेट रख के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब कैसे करना है देखिए क्वेश्चन को, तो बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की हम बात कर रहे हैं जिसे हम वेट के टर्म्स में लिख देते हैं। तो इथेन का वेट कितना है 6.56 × 10⁻³ ग्राम, ये हमें दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट यानी KH जिसकी वैल्यू मुझे मालूम है नहीं, इनटू पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मुझे पता है गैस का कितना है 1 बार है, तो मैं यहाँ पे 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये देखिए सिंपली आपको मिल गया कि यहाँ से KH की वैल्यू यहाँ इस फर्स्ट इक्वेशन से, तो ये आ गई हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड वाली में हमें क्या करना है, प्रेशर फाइनली कैलकुलेट करना है। KH की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल ही चुकी है, तो मैं बोलूँगा कि प्रेशर P फाइनल इसी फॉर्मूले से पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी अपॉन में KH यानी हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो सॉल्युबिलिटी के लिए अब मैं ये वाला वेट यूज़ करूँगा क्योंकि मैं यहाँ का प्रेशर निकालने जा रहा हूँ। ध्यान देना, देखिए यही सब छोटी छोटी बातों पे कब कौन सा डेटा यूज़ करना है। तो P फाइनल इज इक्वल्स टू वेट, वेट कितना हो गया 5 × 10⁻² ग्राम जो कि दिया हुआ है, अपॉन में KH।
KH यानी हेनरीज लॉ कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली कितनी, 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम के, मतलब यहाँ पे ये सॉरी KH की दूसरी यूनिट आएगी, यहाँ पर तो ये ग्राम में था, तो 6.56 इंटू 10⁻³ और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आएगा किसमें, बार में ही आएगा, बिकॉज प्रेशर की वैल्यू आपने यहाँ पर भी किसमें रखी थी, बार में। तो P फाइनल जब आप यहाँ से फाइनली कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ, आंसर आपका आएगा फाइनली कैलकुलेट करने के बाद, आंसर है 0.762 बार के बराबर। बात आई है आपको समझ में? तो इस तरह से P फाइनल आपको यहाँ मिल जाएगा। अब आप खुद देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितना सिंपल था, बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट क्या था क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी वाले पॉइंट पे आपको ध्यान देना था कि किस तरह से हम आगे वर्क करें, बिकॉज आपको मालूम है बस ये फॉर्मूला रट्टा पड़ा हुआ है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज इक्वल्स टू मतलब हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू पार्शियल प्रेशर। जहाँ पे अब आप सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इसको मोल फ्रैक्शन में लिखिए, चाहे वेट के फॉर्म में लिखिए, चाहे जिस भी वॉल्यूम के फॉर्म में, ये आपकी इच्छा है, हमें बस अमाउंट को डिटेक्ट करना है। बात आ गई ना समझ में? यहीं पे आपको बस ध्यान देना है इस क्वेश्चन में, बाकी तो पूरा क्वेश्चन हलवा है, ये आप खुद देख सकते हैं, पका के खा लीजिए। खा लिया तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बढ़िया था, जहाँ जहाँ मैं पॉइंट्स मार्क करा रहा हूँ कॉन्सेप्ट के, वहाँ वहाँ आपको ध्यान रखना है। जब मैं आपको इस वीडियो के नीचे इसका लिंक दूंगा, जितने मैं आज क्वेश्चंस करा रहा हूँ उनका PDF आपको सॉल्यूशन का मिल जाएगा, उसमें भी आप मार्किंग्स कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर मुझे कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है। बात आई समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी पूरी तरीके से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिसमें मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा आप लोग। इसमें हमसे कह रहा है व्हाट इज मेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड हाउ इज द साइन ऑफ डेल्टा मिक्सचर H, मतलब एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर रिलेटेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। बात आई समझ में? क्वेश्चन देखिए, आप कर तो खुद सकते हैं, आप पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन आपसे पूछ रहे हैं कि किस तरह से राउल्ट्स लॉ से क्या होता है, समझाइए। पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन और डेल्टा H मिक्सचर यानी एंथैल्पी चेंज का साइन जो है वो किस तरह से अफेक्टेड होता है पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन से, इस बात को समझाइए। तो यहाँ पर ना एक पार्ट तो आप खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन का, दूसरा आप थोड़ा सा ट्रिकी है तो नहीं कर पाएंगे, इस वजह से मैं आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन ही करा देता हूँ। और ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बिकॉज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। तो करना क्या है देखिए, अगर हम बात करें राउल्ट्स लॉ की, राउल्ट्स लॉ, ठीक है, इससे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन चेक करना था। तो राउल्ट्स लॉ बस सिंपली क्या कहता था कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी कंपोनेंट, जैसे A का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उसके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इनटू सॉल्यूशन के अंदर उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। यही हमारा क्या होता था, राउल्ट्स लॉ। बात आई समझ में? अब यहाँ से देखिए, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते थे जो इनसे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करते थे। राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या था कि अगर आपकी जो प्रेशर की कैलकुलेटेड वैल्यू है, प्रेशर की कैलकुलेटेड वैल्यू राउल्ट्स लॉ से अगर वो वैल्यू कम हो गई प्रेशर की एक्चुअल वैल्यू से, प्रेशर की एक्चुअल वैल्यू से, तो हम बोलते थे मेरा सॉल्यूशन क्या शो कर रहा है, राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि जो वैल्यू मैंने राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट की वो वैल्यू कम है और एक्चुअल प्रेशर जो है वो ज़्यादा है सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर। तो मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन हो गया राउल्ट्स लॉ से। अगर यही आपकी कैलकुलेटेड प्रेशर की जो वैल्यू है P कैलकुलेटेड, ये ज़्यादा हो और सॉल्यूशन के एक्चुअल प्रेशर की वैल्यू कम हो जाए, तो आप क्या बोलेंगे कि अरे एक्चुअल प्रेशर कम है और मेरे फॉर्मूले से कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा, मतलब सॉल्यूशन मेरा नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है राउल्ट्स लॉ से। इसके लिए मैंने आपको ग्राफ्स वगैरह भी बनाकर दिखाए थे, लेकिन हमसे कह रहे हैं ना क्वेश्चन में कि आप ये बताइए ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन होता क्यों है यहाँ पर। तो देखिए
हम बोलते थे मान लीजिए मेरा सॉल्वेंट है A और सॉल्यूट कौन है B, ये हम लोग देख ही चुके हैं। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है AA इंटरेक्शन और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है BB इंटरेक्शन, जब ये अपनी प्योर स्टेट में है। और जब फाइनली मैं इनका सॉल्यूशन बना देता हूँ तो इसमें क्या आ जाता है AB इंटरेक्शन। अब A और B क्योंकि दोनों आ चुके हैं सॉल्यूशन में, अगर ये AB इंटरेक्शन जो है मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है ये ज़्यादा हुआ सॉल्यूट के इंटरेक्शन मतलब सॉल्वेंट के इंटरेक्शन या फिर सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच के इंटरेक्शन के, जैसा एक क्वेश्चन कल हमने किया था अपनी पिछली क्लास में अल्कोहल और वाटर वाला, तो वहाँ देखिए क्या था, अल्कोहल था ROH, वाटर था H2O। अगर वाटर मेरा सॉल्वेंट है तो इसे हम A मान सकते हैं, अल्कोहल मेरा सॉल्यूट है तो हम इसे B मान सकते हैं। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल के बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी जिसे हम क्या बोलते थे AA इंटरेक्शन, और अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में भी इटसेल्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी इंटरमॉलिक्यूलर, तो इसे हम BB इंटरेक्शन बोलते थे। लेकिन जब ये ROH और H2O एक में मिला दिए जाते थे तो अब इनके बीच में आ जाता था AB इंटरेक्शन, और आपने क्या देखा था कि AB इंटरेक्शन इन दोनों के इंटरेक्शन से कैसा था, कम था। बात आई ना समझ में। तो यहाँ पर हमें बस देखिए दो केसेस बनाने, ये कम भी हो सकता है ज़्यादा भी। आप AA BB इंटरेक्शन और AB इंटरेक्शन का मतलब समझ ही चुके हैं। तो अगर AB इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ AA और BB इंटरेक्शन से, तो मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत अच्छे से बॉन्डेड हो गए सॉल्यूशन के अंदर। तो क्या बताइए ये एक दूसरे को फ्री छोड़ेंगे कि भाई तू जा वेपर फेज में कन्वर्ट हो जा? नहीं छोड़ना चाहेंगे क्योंकि इनके बीच में बहुत ही तगड़ा बॉन्डिंग हो गई है। अब यहाँ पर अगर ये वेपर फेज में इसे जाने के लिए अलाउ नहीं करेगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो डिक्रीज होना ही है, सही बात है ना। और अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हो गया, राउल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन। सॉल्यूशन ने क्या शो कर दिया, राउल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि कैलकुलेटेड प्रेशर ज़्यादा हो गया और एक्चुअल में वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ने आपस में बॉन्डिंग कर ली, AB इंटरेक्शन को बढ़ा दिया। ये हमारा था फर्स्ट केस। अब सेकंड केस देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है। सेकंड केस में ये होगा कि आपका AB इंटरेक्शन जो है वो AA और BB इंटरेक्शन से कैसा हो जाए, कम हो जाए। मतलब इस बार सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में इतनी तगड़ी बॉन्डिंग नहीं है जितनी उनके खुद के पार्टिकल्स के बीच में है। तो इस बार ये बोलेंगे जाओ भैया हमसे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम जाओ वेपर फेज में जा रहे हो जाओ। तो यहाँ पर इस बार ये अलाउ करेगा एक दूसरे को वेपर फेज में जाने के लिए, और जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल वेपर फेज में कन्वर्ट होते जाएंगे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का उतना ही इंक्रीज होते जाएगा। मतलब कि यहाँ पर वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ये शो करेगा राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन, बिकॉज एक्चुअल प्रेशर जो है सॉल्यूशन का अब वो कैसा हो गया, ज़्यादा हो गया एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड प्रेशर। बात आई आपको समझ में। यहाँ से देखिए यही रीज़न था राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करने का। मेन रीज़न क्या है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। ये जो AA और BB इंटरेक्शन, AB इंटरेक्शन प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, ये सारे। अब एक पार्ट तो देखिए हमने सॉल्व कर लिया, आप खुद देख रहे हैं कितना अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। अब अगर हम बात करें यहाँ से दूसरे पार्ट की, जिसमें हमसे बोल रहा है कि बताइए ये जो मिक्सचर की एंथैल्पी होती है इसका साइन किस तरह से अफेक्टेड होता है इस पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के चलते, तो ये भी हम बता देते हैं। अच्छा, आपने क्या देखा था, जब भी पॉजिटिव डेविएशन होता है राउल्ट्स लॉ से, पॉजिटिव डेविएशन के केस में जो आपका डेल्टा H मिक्सचर होता है, डेल्टा H मिक्सचर यानी एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सचर, ये कैसा होता था, ग्रेटर देन 0, ये भी पॉजिटिव होता था। ऐसा क्यों, इसका देखिए रीज़न ये है, पॉजिटिव डेविएशन कब हो रहा है, जब AB इंटरेक्शन लेस है AA और BB इंटरेक्शन के कंपैरिजन में। मतलब कि AB इंटरेक्शन कैसा है, वीक है, और AA और BB इंटरेक्शन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही तगड़ा है। अगर ये प्योर थे और मैंने इनसे बना दिया सॉल्यूशन, तो अब ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो है, ये जो तगड़े बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है ना, ये टूट कर क्या बना रहे हैं, कमज़ोर बॉन्ड्स बना रहे हैं, वीक बॉन्ड्स बना रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स इतनी आसानी से टूट जाएगा? नहीं टूटता है। इसको तोड़ने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है। तो
जितना ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस को ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, और एनर्जी जब मैं अपनी तरफ से दूंगा तो सिस्टम जो है मेरा जो सॉल्यूशन है उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और जब भी सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि चेंज इन एंथैल्पी मतलब क्या, एच फाइनल माइनस में एच इनिशियल। बात आई समझ में? यहाँ पर देखिए मैंने अपनी तरफ से एनर्जी दी तो फाइनल हीट ज़्यादा हो जाएगी और इनिशियल हीट कैसी हो जाएगी, कम। तो यहाँ पे देखिए फाइनल माइनस इनिशियल यानी ज़्यादा माइनस कम कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्यों पॉजिटिव हुआ, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए अपनी तरफ से एनर्जी दे रहे हैं। बात आई समझ में? अब अगर दूसरे केस की हम बात करें कि जब राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन हो रहा है, तो नेगेटिव डेविएशन के केस में देखिए यहाँ पर डेल्टा मिक्सचर मतलब एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सचर जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव, 0 से छोटा। इस बार ऐसा क्यों, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन देखिए आप कब हो रहा है, जब AB ज़्यादा है AA और BB से, मतलब आपका इस बार AB इंटरेक्शन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, और AA इंटरेक्शन कैसा है, वीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, वीक कन्वर्ट हो रहा है किसमें, स्ट्रॉन्ग में, बिकॉज अभी तो ये सॉल्वेंट सॉल्यूट है, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन बन गया है, तो वीक वाला इंटरेक्शन कन्वर्ट हो रहा है स्ट्रॉन्ग में। तो वीक वाला इंटरेक्शन ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी तो देनी नहीं पड़ती, उल्टा जब वो कन्वर्ट हो गया स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में ना, तो हमें और एनर्जी मिलेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ स्ट्रॉन्ग स्टेबल, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या, स्टेबल, स्टेबल तभी हो सकती है जब उसकी एनर्जी मिनिमम हो जाए। तो जब ये वीक इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट होता है ना, तो ये खुद हीट रिलीज करता है, अपने अंदर से हीट को रिलीज करता है। मींस अब सिस्टम की हीट क्या हो रही है, निकल रही है, मतलब उसकी जो फाइनल हीट है वो कम है और इनिशियल हीट उसकी कैसी थी, ज़्यादा थी। तो यहाँ पर देखिए एंथैल्पी चेंज यानी फाइनल कम माइनस ज़्यादा ऑलवेज कैसा होगा, नेगेटिव। तो इसी वजह से डेल्टा एच मिक्सचर यानी एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सचर कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव डेविएशन के केस में। तो अब यहाँ से देखिए ये एक कंप्लीट क्वेश्चन और आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन ये वाला भी बहुत ही तगड़ा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक एक छोटी छोटी चीज़ पे देखिए आपको ध्यान देना था। लास्ट ईयर आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई गई थी, जहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि जब भी हमें किसी बॉन्ड को तोड़ना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है अपनी तरफ से, और अगर कोई बॉन्ड खुद फॉर्म होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई थी, तो बस ये वही वाला केस है। बात आ गई समझ में? तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं पहले है क्या, अच्छा है खराब है कैसा है, देखकर बताता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, हम लोगों ने अभी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 भी हलवा सा क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा। देखते हैं, न्यूमेरिकल है। हमसे कह रहा है an aqueous solution of 2% non-volatile solute exerts a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of the solvent। ओहो, ये तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा हो गया। क्वेश्चन अच्छा इसलिए हो गया, अब क्यों हो गया ये अभी आपको बताता हूँ, आगे पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। देन हमसे कह रहा है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। क्वेश्चन को आप सबने भी पढ़ा। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन है, पानी में बना हुआ सॉल्यूशन है हमारे पास 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, मतलब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जिसका कंसंट्रेशन कितना है सॉल्यूशन के अंदर 2%, एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ 1.004 बार, जो कि 1.004 बार का प्रेशर लगाता है सॉल्यूशन के ऊपर एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, यही पॉइंट अच्छा है इस पूरे क्वेश्चन में। हमसे कहा है कि सॉल्वेंट का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट है कौन, वाटर। वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पर इस सॉल्यूशन के अंदर जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है उसकी वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना बन रहा है, 1.004 बार। आगे हमसे क्या कह रहा है, मोलर मास आप कैलकुलेट करके बताइए सॉल्यूट का कितना होगा। अब ना बस इसी पॉइंट पे अगर आपने ध्यान दे दिया, किस पर, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट पर, तो आपका क्वेश्चन हिल गया, वरना होने से रहा। अब देखिए क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया बताता हूँ। गुड क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी लिख लीजिएगा। पढ़ने में शुरुआत में हलवा लग रहा था बट एक्चुअल में है नहीं। यहाँ पे देखिए होगा क्या,
आपको दे रखा है प्रेशर दे रखा है और आपको सॉल्यूट का अमाउंट दे रखा है, सॉल्यूट का क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। लेकिन इस बार आप बोलेंगे प्रेशर अमाउंट हेनरीज लॉ लगा दे, नहीं भैया हेनरीज लॉ नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको बोला सॉल्यूट कोई गैस नहीं है बल्कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। हम हेनरीज लॉ केवल गैसेस के केस में अप्लाई करते हैं। तो इस बार मुझे क्लियरली नॉन वोलेटाइल देखते ही मुझे समझ में आ गया कि मुझे अप्लाई तो यहाँ क्या करना है, राउल्ट्स लॉ। इतनी तो मुझे हिंट यहाँ से मिल गई। अब राउल्ट्स लॉ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए क्या होता था, यहाँ से मोलर मास हमें कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, तो मोलर मास और प्रेशर अमाउंट के बीच का हम रिलेशन देखें तो ये आता था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि P नॉट ए माइनस में PA अपॉन में P नॉट ए। P नॉट ए क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, PA सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपॉन में प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, यानी कि सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर। बात आई समझ में। अब देखिए इसी का यूज़ करते हुए ना मुझे मोलर मास कैलकुलेट करना होगा, बिकॉज यहाँ से मुझे अगर मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा तो मोल्स मिल जाएंगे, मोल मिल जाएगा तो मैं आराम से यहाँ से अपना प्रेशर वगैरह रख के कैलकुलेशन कर लूँगा, ठीक। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पर हमारे सामने समस्या ये है ना कि देखिए XB इज इक्वल्स टू, तो क्या होगा मेरे लिए, मोल मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस B, यही होता है ना मोल फ्रैक्शन B का। अब इसे भी अगर आप तोड़ दे तो वेट ऑफ B अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B, यही हमें कैलकुलेट करना है, अपॉन में नीचे भी वेट ऑफ B अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट प्लस में वेट ऑफ A अपॉन में A का मॉलिक्यूलर वेट। बात आ गई आपको समझ में। समस्या हमारे सामने ये है कि यहाँ पर एक वेरिएबल अगर सिर्फ MB होता तो मैं इसे आराम से कैलकुलेट कर लेता, लेकिन यहाँ पर ना मुझे P नॉट A की वैल्यू भी मालूम नहीं है कि P नॉट A की वैल्यू कितनी है, मुझे तो केवल PA की वैल्यू प्रोवाइड कर दिया है। तो बताइए इस एक ही इक्वेशन में दो चीज़ें अननोन है मेरे लिए, कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम कैलकुलेट कर पाएंगे। मतलब सबसे पहला टारगेट मेरा क्या होगा, इस P नॉट A को फाइंड करना। तो जरा एक बार अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलकर आप ये देखिए कि क्या आपको क्वेश्चन के अंदर P नॉट A की वैल्यू दी गई है। तो P नॉट A की वैल्यू कहीं भी क्वेश्चन में दी नहीं गई है ऐसा हमें दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में दी गई है। अभी क्वेश्चन में आपसे एक स्टेटमेंट क्या बोला है कि एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 373 केल्विन के बराबर। और आप एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ से ये याद रखिएगा, आपको हमेशा याद रखना होगा कि 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है प्योर वाटर का, वो कितना होता है, 1.013 बार के बराबर। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, तभी आप अपना क्वेश्चन आगे यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। बात आई समझ में आपको। तो ध्यान क्या रखना है, P नॉट A की वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है 1.013 बार। इतना नहीं ध्यान रखेंगे, गया क्वेश्चन। देखिए कितना अच्छे से इसने क्वेश्चन को घुमाया है इस बार एग्जामिनर ने। बात आई ना समझ में। तो अब आपको P नॉट A की वैल्यू मिल चुकी है, तो बस करना क्या है, MB कैलकुलेट करते हैं ना। तो MB कैलकुलेट करने से पहले और सारी चीज़ें भी देख लेते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है क्वेश्चन में। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया है सॉल्यूट का वेट। यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट वो हमसे कह रहा है कि 2 ग्राम है, 2 ग्राम। अब ये 2 ग्राम है, हमें कैसे पता चला, हमें तो 2% बोल के रखा है ना। तो ये हमें ऐसे पता चला कि भैया हमने बोला जब भी 2% बाई मास या वॉल्यूम बोले, अपनी तरफ से हम कितना मान लेते हैं, 100 ग्राम का पूरा सॉल्यूशन, और इसका 2% कितना होगा, 2, तो 2 ग्राम हो गया मेरे पास सॉल्यूट का वेट। बात आई समझ में। मॉलिक्यूलर वेट मुझे कैलकुलेट करना है सॉल्यूट का, मतलब MB, B को हमने सॉल्यूट मान लिया है, वो मुझे कैलकुलेट करना है। यहाँ से देखिए अब हम कर क्या सकते हैं, करना हमें ये है कि मुझे मोल फ्रैक्शन अगर चाहिए तो वेट वगैरह सारी चीज़ें मुझे गिवन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे। मैं ये पोर्शन यहाँ रफ कर देता हूँ ताकि हम आगे प्रोसीड कर पाएँ। चलिए P नॉट A माइनस में PA
अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी इज इक्वल्स टू देखिए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। बात आई आपको समझ में? लेकिन एक चीज़ और देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा सॉल्यूशन कैसा हो, डाइल्यूट हो। अब यहाँ पे देखिए इस केस में भी हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, डाइल्यूट ही है। डाइल्यूट होने का रीज़न क्या है, क्योंकि देखिए हमसे बोल रहा है 2% डिजोल्व है 100 ग्राम में, 100 ग्राम में 2 ग्राम। सॉल्यूट के अमाउंट के कंपैरिजन में सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो हम ये बोलेंगे कि हमारा सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है। और जब हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया तो हम यहाँ पर नीचे जो B के मोल्स है ना उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये बताइए अगर 1000 के अंदर 0.00001 रुपए जोड़ भी दें तो क्या उस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है? आप उसे बोलेंगे तो 1000 ही। अगर कोई मेहमान आपको 1000 रुपये दे और वहीं कोई मेहमान आपको 1 रुपये दे के चले जाए तो आप किसी को ये तो बोलेंगे नहीं कि मुझे 1001 रुपये मिले, बोलेंगे तो 1000 मिले। बस वही केस यहाँ पर भी है कि A के मोल ज़्यादा है, B के उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं, तुच्छ है एकदम, तो हम बोलेंगे बस A ही के मोल है। मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B को लगभग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A के ही बराबर मान सकते हैं। तो यहाँ से ये इक्वेशन अब रिड्यूस होकर देखिए क्या बन जाएगी, बस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A यानी NB/Na। अब ऐसा हमने क्यों कर लिया ना, क्योंकि अब यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम वैल्यूज पुट करना चलिए स्टार्ट करते हैं। पी नॉट ए की वैल्यू मुझे मालूम है 1.013 के बराबर है। पी ए की वैल्यू हमें कैलकुलेट कर, नहीं ये हमें दी हुई है सॉल्यूशन में, कितनी दी है, 1.004 बार के बराबर हमें दी हुई है। अपॉन में पी नॉट ए कितना है 1.013 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी यानी बी का वेट अपॉन में उसका मॉलिक्यूलर वेट जो कि कितना है, हम अपनी तरफ से mb मान लेते हैं, और वेट उसका हमें कितना दिया है 2 ग्राम, अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A यानी A का वेट। अब देखिए 100 ग्राम का पूरा सॉल्यूशन था, उसमें से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेट हटा देंगे तो बचा ये जो 98 ग्राम, ये किसका वेट है, ये वाटर का वेट है जो सॉल्वेंट है इस सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे वाटर का वेट कितना हो गया 98, अपॉन में उसका मोलर मास हमें मालूम ही होता है कितना होता है, 18 होता है। तो यहाँ से देखिए फाइनली ये इक्वेशन रिड्यूस किस में हो गई, यहाँ से ये कट जाएगा 6 टाइम्स में, नहीं गलत 98 अपॉन में 18 ही, समझ में आ गई बात। अब देखिए हमें फाइनली यहाँ से mb की वैल्यू बस कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से जब आप फाइनली इसको सॉल्व कर लेंगे सारी चीज़ें, ये सब्सट्रैक्शन अपॉन में ये आएगा और mb की वैल्यू यहाँ से जब आप फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका आंसर। और आंसर आपका कितना है mb का, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तो यहाँ से आप जब अपना आंसर फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो आंसर है आपका 41.35 ग्राम पर मोल। ठीक है, देखिए यहाँ यूनिट पे आपको ध्यान देना है, मोलर मास कह रहा है यानी एक मोल सॉल्यूट का मास कितना होगा, तो आप हमेशा उसको किसमें कैलकुलेट कर लेंगे, ग्राम पर मोल में। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन हमारा और सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन इसको ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बस इतना था कि आपको क्वेश्चन के ही अंदर उस पॉइंट को ध्यान रखना था जहाँ पर बोला था कि एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वहीं से क्योंकि आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की हिंट मिलेगी। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कह रहा है कि हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन। 373 केल्विन पर हेप्टेन और ऑक्टेन एक आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड्स components 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively। हमें दोनों का वेपर प्रेशर दिया हुआ है प्योर स्टेट में, और हमसे कह रहा है कि what will be the vapor pressure of a mixture of 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। वेट दोनों का दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कि इनके उस मिक्सचर का जिसमें दोनों का वेट इतना है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूँ। ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिएगा। क्यों आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे, बिकॉज देखिए यहाँ पर ना सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रखी हैं। आपसे बोल रहा है आपके पास हेप्टेन है और ऑक्टेन है। ठीक है,
अब हेप्टेन क्या है, मैं हिंट्स आपको प्रोवाइड कर देता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने की, अगर नहीं हुआ तो आपको मालूम है क्या करना है, ठीक। हेप्टेन जो है, हेप्टेन के फॉर्मूले की अगर हम बात करें, देखिए एन, अब यहाँ पर थोड़ी सी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपने 10th 11th दोनों में पढ़ी है उसको अप्लाई करेंगे। तो हेप्ट मतलब 7 कार्बन्स है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला कितना होता है, CnH2n+2 के बराबर, n की वैल्यू है 7, तो 7 2 14 + 2 कितना हो जाएगा 16, यानी C7H16 क्या हो गया, हेप्टेन। और ऑक्टेन की इसी तरह से हम बात करें तो C8, और देखिए H कितना हो जाएगा, 8 2 16 + 2 यानी 18, तो H18, यहाँ से ये हेप्टेन और ऑक्टेन दोनों का फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूला क्यों, क्योंकि आपको मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। यहाँ से अब देखिए आपको आगे क्या करना है, आपको दोनों के ना वेपर प्रेशर दिए, यानी P0 हेप्टेन का एंड P0 किसका, ऑक्टेन का, दोनों आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर। आपसे कह रहा है जब दोनों को मिला देता हूँ हेप्टेन ऑक्टेन को, तो बताइए जो ये आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है, यहाँ पे आपको बोल के रखा है कि सॉल्यूशन आइडियल है, तो उस आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा। तो आपको मालूम है ना कि जब हम दो वोलेटाइल कंपोनेंट्स ए और बी को मिलाते थे, अब वोलेटाइल है दोनों, ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि दोनों का वेपर प्रेशर की वैल्यू प्योर स्टेट में दे रखी है, इसी से मैं जान गया वोलेटाइल है। दो वोलेटाइल कंपोनेंट्स को अगर हम मिलाते थे सॉल्यूशन में, तो राउल्ट्स लॉ हमारा यहाँ पर वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता था सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने का, PS = प्रेशर ऑफ A, यहाँ पे A आप किसको मान लीजिए, हेप्टेन को, और B कौन है, ऑक्टेन को, तो प्रेशर ऑफ ऑक्टेन। दोनों का सॉल्यूशन के अंदर अलग अलग जो वेपर प्रेशर होगा वही किसके बराबर होगा, उसका सम टोटल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर। तो इसका मतलब ये यहाँ से क्या आएगा, PS = P0 हेप्टेन का इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन प्लस P0 ऑक्टेन का इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। बात आई समझ में। एक तो इस फॉर्मूले की हेल्प लेके आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अरे वेट आपको दिया ही है, वेट से मोलर मास यहाँ से मिल जाएगा, दोनों के आप मोल्स निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे तो मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, और मोल फ्रैक्शन मिल गया तो आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। बात आ गई ना समझ में। तो ये वाला भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। अगर आपको दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालने का मन ना करे तो आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा कि P सॉल्यूशन = P0A प्लस में P0B माइनस का P0A इंटू में x ऑफ B। बात आ गई समझ में। अब यहाँ पे A आपने हेप्टेन को माना है, यानी P0 हेप्टेन का, P0 ऑक्टेन का माइनस में P0 हेप्टेन का इंटू मोल फ्रैक्शन किसका, ऑक्टेन का। इस वाले फॉर्मूले से भी आप यहाँ पर अपने सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की वैल्यू पा सकते हैं, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में तो आपको यहाँ पर केवल एक ही मोल फ्रैक्शन की वैल्यू रखनी पड़ेगी। बात आ गई ना समझ में। तो सिंपल, ये एकदम सिंपल एंड स्वीट सा क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेटिव अप्रोच है, कैलकुलेशन के नज़रिए से बस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट नाम पर तो इसमें कुछ है ही नहीं, सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना है, सारी चीज़ें यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो ये इतना ईजी सा हलवा सा क्वेश्चन है, आप इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं बनता है अगर ये क्वेश्चन आपसे, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, जो भी हेल्प हो सकेगी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।